मध्य प्रदेश में इस बार हिंदू वोटों के लिए जंग हो रही है। 90% हिंदू वोट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर है। दोनों पार्टियां हिंदुत्व कार्ड चलने में परहेज नहीं कर रही, लेकिन क्या हिंदुत्व के सहारे एमपी में नया पार लगेगी? कांग्रेस के कमलनाथ तो अपनी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति को छोड़कर अलग राह पर चल रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनावी रैली के दौरान लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र कर कहा कि बीजेपी की असली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में है और इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है। राहुल ने बीजेपी पर एक और हमला किया और कहा कि हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल और आदिवासियों का सबसे पहला हक बनता है, लेकिन बीजेपी उनको वनवासी कहती है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है वो हमेशा से बनी रही। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व, हिंदू और देश के माना जो बिंदुओं का विरोध है वो करती आई है और इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर दिग्विजय सिंह हैं। इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू वोट की लालसा दोनों ही पार्टियों को है। और आज हम प्योर पॉलिटिक्स में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या जो मध्य प्रदेश में हिंदू हित की बात करेगा क्या वही राज करेगा? हिंदुत्व वाला दाव एमपी में आखिर किसे जिताएगा और क्या हिंदू वोट बैंक में कांग्रेस के लिए बड़ी अड़चन बनेंगे दिग्विजय सिंह? एमपी की लेबोरेटरी में कमलनाथ राहुल का जो प्रयोग है वो कमल पर क्या भारी पड़ सकता है, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या मध्य प्रदेश हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला यानी लैब बन गई है? हमारी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, मध्य प्रदेश का पूरा खाका, पूरा चित्रण इस वक्त हम कर चुके हैं, अपने दर्शकों को वहां क्या चल रहा है हम समझा चुके हैं, लेकिन हिंदुत्व जिसको लेकर के बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी दल हो, इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर जो रणनीति है वो है वोट बैंक की रणनीति। लेकिन मध्य प्रदेश में आप पूरी चुनावी दशा और दिशा को किस तरफ जाते हुए देख पा रही है? शिखा, 20 साल अगर 15 महीने हटा दें तो 20 साल तक, पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में राज किया है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व फैक्ट्री माना जाता है और मध्य प्रदेश को ही आरएसएस का, जैसे एक लॉबी के रूप में आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उसको कहा जाता है। अब ऐसे में उस 18 साल, 20 साल, 15 महीने हटा दें तो उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस क्या करती? इसके पहले कि आगे कांग्रेस ने क्या रास्ता अपनाया, मैं आपको कर्नाटक में लेके चलती हूँ। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है। क्यों होती है? कांग्रेस में कर्नाटक में हनुमान, बजरंग बली, तमाम तरीके की बात होती है। कांग्रेस कहती है हम बजरंग दल को बैन करेंगे। इशू छिड़ जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली को मुद्दा बनाकर, बजरंग बली के अपमान को मुद्दा बनाकर चुनावी उस स्थिति में जाती है जहां पे पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। और इस चुनाव के बाद, कर्नाटक के चुनाव के बाद, अब मैं वापस आपको लेकर आती हूँ मध्य प्रदेश। जब जीत होती है तो कमलनाथ को बाकायदा एक वीडियो कांग्रेस रिलीज करती है जिसमें ये कहते हैं कि बजरंग बली ने नकार दिया उस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर्नाटक में। अब मध्य प्रदेश में भी बजरंग बली बाकायदा जब वो पीसीसी ऑफिस पहुंचते हैं तो कमलनाथ को हनुमान जी की मूर्ति दी जाती है, गदा दी जाती है और ये बताया जाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल करेगी। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल की ये हिंदुत्व वाली राजनीति में कैसे सेंधमारी की जाए, और उसका सिंपल रास्ता था कि हम उसी पिच पे बैटिंग करें जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 से 20 साल तक चुनाव लड़कर चुनाव जीतती हुई आई है। अब ये तो कांग्रेस को पता है कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, लेकिन अब सेंधमारी करनी है तो वो हिंदू वोट बैंक में करनी है। अब उसका हालिया एग्जाम्पल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर आरती उतारी कमलनाथ ने, वो छिंदवाड़ा भी गए, तमाम बातें हुई और कमलनाथ ने ये भी कहा कि इस देश में 82% हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं उस पर उन्होंने एक तरह से हामी जताई। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना है तो वो हिंदुत्व वाला चोला या हिंदुत्व वाली लाइन को कांग्रेस को लेना ही होगा, और जिसकी वजह से बीजेपी के टेंशन आई है क्योंकि वो बीजेपी का एजेंडा है, वो बीजेपी का पूरा सिलेबस है। अब उसमें अगर कांग्रेस सेंधमारी मारेगी तो जाहिर तौर पे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं शिकन आ रही है जो नजर आ रहा है। यानी जो हिंदू को समर्थन करेगा ये सत्ता में वही पार्टी आएगी, क्या ये वाला दाव है? इस पे आगे जिक्र करेंगे अदिति, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के आपको वो सुनवाते हैं।
अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है। तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। आदित्य, अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हिंदू वोट बैंक में जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी अड़चन बनकर के हमेशा उभरे हैं वो है दिग्विजय सिंह। क्या दिग्विजय सिंह के जो बयान है, उनकी जो सोच है हिंदुत्व को लेकर के, क्या ये कांग्रेस के वोट बैंक में डाका डालने का काम करेगी? आज नहीं, पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह, ऐसे तमाम, और माणिक चंद जी की बात करें, अलग अलग बात करें अगर, तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू वोट बैंक हो या ऐसा कुछ बयानबाजी की है जिसकी वजह से सेल्फ गोल कांग्रेस का हुआ है। और ख़ास तौर पे दिग्विजय जी इसके मास्टर हैं। और आप देखें कि मैं खुद लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस दोनों कवर कर रही हूँ, मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह के बयान से कभी, अब आखिरी में तो बीजेपी कांग्रेस जो है किनारा करती हुई नजर आई है, लेकिन दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का। और आपने देखा होगा यही वजह है कि राहुल गांधी अभी गए तो उन्होंने एक बात कह दी कि कमलनाथ जी जो काम अधूरा छोड़ गए थे, इस बार चुनाव में वो जीत कर आएंगे और काम पूरे करेंगे। यानी सीधा सीधा ये बात कह दी कि कमलनाथ ही हमारा चेहरा है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही वजह है कि फिंगर्स क्रॉस्ड है कि दिग्विजय सिंह ऐसी कोई बात ना कहते, क्योंकि वो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेक्युलर रही है, तो सेक्युलर बताते हैं तो ऐसी कुछ बात कह जाते हैं जो हमेशा बीजेपी को फायदा दे जाती है, नरेंद्र मोदी को फायदा दे जाती है और कांग्रेस को नुकसान दे जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर कमलनाथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कमलनाथ ने जो हिंदू वाला फैक्टर जो कार्ड है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जैसे अभी हमने पहले कहा था कि आरएसएस की लेबोरेटरी थी मध्य प्रदेश, बीजेपी की हिंदुत्व की फैक्ट्री है, वहां पर जिस पिच पर कमलनाथ खेल रहे हैं वो वोट बैंक में सिंधमारी लगाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ने दिग्विजय सिंह से थोड़ा किनारा भी किया है, जिससे उनकी बयानबाजी सीधे सीधे सेल्फ गोल की तरह या फाउल ना करे कांग्रेस को। जी आदित्य, वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है अपने दर्शकों को, पहले वो भी सुनवा देते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। हिंदुत्व से, इन्हें हिंदू से और इन्हें हर प्रकार से देश के मान बिंदुओं से लगातार इस बात का कांग्रेस को, उनकी मानसिकता में विरोध करने का काम कांग्रेस लगातार करती रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल में दौरे पर हैं, वहां भी वो जो कह रहे हैं, आप मीडिया के मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। ये वनवासी बाहर से आए हैं। कांग्रेस, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, फूट डालो राज करो। तो अदिति, वीडी शर्मा ने साफ तौर पर जवाब दे दिया राहुल गांधी को, लेकिन बड़ा सवाल अदिति इसमें यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला के रूप में है, क्योंकि इसी बात का जिक्र तो राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले वीडी शर्मा के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी का जो एक पुराना जिसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी है, पुराना तरीका है चुनाव में, उसको अगर कांग्रेस ले रही है तो जाहिर तौर पे उनको कोई इसका एक तोड़ निकालना होगा। तो इसलिए बार बार, और कांग्रेस ने इस बार हिंदू कार्ड पे तो कमलनाथ पूरी तरीके से, आज की तारीख में अगर कांग्रेस में पूरी तरीके से हिंदू कार्ड पे कोई काम कर रहा है तो एक तो है कमलनाथ, दूसरी हैं प्रियंका गांधी, और फिर राहुल गांधी बाद में आते हैं। राहुल गांधी भी पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। जब अभी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो पूरे उस वेशभूषा में थे, उन्होंने दंडवत किया था इंदौर में जाकर। इसके अलावा
तमाम ऐसे उनकी तस्वीरें नज़र आई हैं। खुद प्रियंका गांधी की आई हैं गंगा आरती के साथ, तमाम तरीके की तस्वीरें देश भर से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आई हैं। तो ऐसे में जो बी डी शर्मा कह रहे हैं, बी डी शर्मा बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अब जाति जनगणना पे भी कांग्रेस काम कर रही है, शेडोल में उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। तो ऐसे में उस मिथ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक ही बात कह रही है कि हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है, यानी कि वो हिंदुओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू वाली छवि, हिंदुत्व वाली, हिंदुइज्म वाली छवि से आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि वो बार बार ये बताए कि ये तो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हिंदू वाले वोट बैंक पर या हिंदू वाले वोट बैंक पर चल रही है। बीजेपी बार बार काट कर रही है और कांग्रेस उन्हीं के पिच पर खेल रही है। जी नहीं, लेकिन अदिति, एक तो समुदाय विशेष पर हमेशा कांग्रेस खेलती रही है, तो मान लीजिएगा चुनाव के लिए ये रणनीति अपनाती भी है कांग्रेस, और अगर अपने खुद को फ्रंट फुट पे लेकर के चली आती है, तो क्या ये काम करेगा? क्योंकि ये सबको पता है, जो जनता वोट दे रही है वो इस बात को जानती है कि कांग्रेस किस पिच पर खेलती रही है। तो पिच बदल देने से क्या ये जो रन है कांग्रेस का वो बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहले पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, 18 से 20 साल बीजेपी ने राज किया और वो हिंदू वोटर्स के बल पर राज किया। तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कि वो हिंदू वाला कार्ड पे आगे बढ़े। दूसरी, कांग्रेस के हित में जो बात है वो ये है एंटी इनकम्बेंसी। कोई भी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी होती है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है तो एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो बीजेपी के लिए एक फायदा होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान सरकार की। तीसरी बड़ी बात है कि एक इमोशनल कहीं ना कहीं सपोर्ट इस बार कमलनाथ को इसलिए है कि वहाँ के जनता को लगता है कि कमलनाथ को सरकार मिली भी, वो सीएम भी बने और फिर उनकी सरकार गिर गई। तो एक ये इमोशनल फैक्टर भी उनके साथ है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। ठीक है अदिति, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। राजस्थान से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले 23 नवंबर को चुनाव होना था राजस्थान में, लेकिन अब 29 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पहले राजस्थान में चुनाव की जो तारीख तय की गई थी वो थी 23 नवंबर की, और एक ही चरण में वहां मतदान होना था। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि राजस्थान में चुनाव की तारीख को बदला गया और अब राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को चुनाव होंगे। राजस्थान से ये बड़ी जानकारी, 23 की जगह 25 को चुनाव। आदिति मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आदिति, अचानक तारीख का बदलना क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, जब ये 23 तारीख का अनाउंसमेंट हुआ था तभी पता था कि ये तारीखें बदलनी होंगी। आखा तीज का बहुत बड़ा सावा है, बहुत बड़ी शादियां होती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो कौन कौन इस फैक्टर में इन्वॉल्व होता है? हलवाई होता है, घोड़ी वाला होता है, डेकोरेशन वाला होता है, फूल वाले होते हैं, और तमाम जो हिंदू अगर उनकी बात करें तो वो एक बहुत बड़ा सावा होता है जिसमें आप ट्रैवल करते हैं। राजस्थान कोई छोटा राज्य नहीं है। राजस्थान अपने आप में 200 सीट का, पर अगर क्षेत्रीयवाद से बात करें तो बहुत बड़ा है। अगर कोई जयपुर से बाड़मेर किसी शादी में जा रहा है तो वो संभव नहीं है कि वो एक दिन में वापस लौट कर आए। ये तमाम बातों को, और इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा आज पीपी चौधरी ने रिक्वेस्ट की थी, पूरी चिट्ठी लिखी थी। आखा तीज का बड़ा सावा है, वोटिंग पर उसका बड़ा इंपैक्ट होता। बैंड बाजे से लेकर, हलवाई से लेकर, जो शादियों में शामिल होते हैं, जिनके घरों में शादी होती, वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। और जहां इलेक्शन कमीशन इसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए, मैक्सिमम वोटिंग हो, ऐसे केस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसीलिए ये तारीखों बदल दी गई है। हालांकि ये राहत की बात कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पहले सोच रही थी कि 30 नवंबर के आसपास ये चुनाव होंगे, तो उनका जो काम करने का प्रोसेस है वो भी धीरे चल रहा था। जैसे ही 23 तारीख का समय आया तो उन्होंने अपने टिकट वितरण को प्रोसेस तेज कर दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 23 से 25 कर दिया, लेकिन शायद ये वोटिंग की प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा हुआ राजस्थान के लिए। राजस्थान में वोटर्स, दरअसल आखा तीज का बड़ा सावा है, हजारों में शादियाँ होती हैं, और राजस्थान की परंपरा भी ऐसी रही है कि अगर आपको किसी ने न्योता दिया है तो आप फिर जाते हैं वहाँ पर रिश्तेदारी, और वहाँ पर ये परंपरा है कि आप अपने घरों में जाकर दूसरों क्या 2-2, 3-3 दिन, क्योंकि आपको परंपरा दिल्ली में नहीं रही है, बड़े शहरों में नहीं है, लेकिन अभी भी राजस्थान जैसे राज्य में 2-2, 3-3 दिन तरीके से जो है 2-2, 3-3 दिन आप जाते हैं अपने रिश्तेदारों के शादी में। तो ये होना ही था। जब 23 तारीख का समय आया था आखा तीज को लेकर, तब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं तारीखों में तब्दीली होगी। तो इलेक्शन कमीशन को क्या इस बात की जानकारी दी गई है? अदिति, क्या इत्तला किया गया उनको?
बिल्कुल उनकी तरफ से ही रीस्केड्यूल हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको रीस्केड्यूल हुआ है और तमाम चीज़ें रीस्केड्यूल हुई हैं। अब जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 30 अक्टूबर को होगा और डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, मतलब आपको नामांकन दाखिल करना है तो वो 6 नवंबर को होगा और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी वो 7 नवंबर आखिरी तारीख है। अगर आपको अपने कैंडिडेचर को विड्रॉल करना है तो वो 9 नवंबर तक आखिरी विड्रॉल कर सकते हैं और इसके बाद पोल्स जो हैं वो 25 नवंबर। तो इलेक्शन कमीशन से ही इस बात की दरख्वास्त की गई थी। इलेक्शन कमीशन को गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी के साथ साथ खुद कांग्रेस भी चाहती थी कि तारीखों में तब्दीली की जाए और ऐसे में काउंटिंग वही है, सेम तारीख जिसमें बाकी सारे राज्यों का होगा। तो अब आपको ये बता दें कि जो ये चुनाव पूरे लगभग 1 महीने का है, जो शुरू होगा, जैसे 7 से छत्तीसगढ़ का शुरू हो रहा है, इसके बाद 30 तारीख आखिरी जो चुनाव है। अब ऐसे में 3 दिसंबर को तमाम राज्यों के नतीजे आएंगे और 5 दिसंबर को इलेक्शन कंप्लीट जिसे माना जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि काउंटिंग जो है वो 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में राजस्थान के लिए ये शायद अच्छी खबर होगी, वोटर्स के लिए भी और दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि 23 तारीख अगर होता तो जो पोलिंग है वो बहुत कम होती। लोग शादियों में होते, बहुत सारे लोग एंगेज होते और ऐसे में लोग बूथ तक नहीं जा पाते, वोटिंग करने नहीं जा पाते, क्योंकि एक फेज में ही चुनाव है। तो ये जरूरी था कि राजस्थान में आखातीज जैसा बड़ा सावा है उसको बदला गया और अब शनिवार को यानी 25 नवंबर को अब ये तारीख कर दी गई है। चलिए, यानी फेस्टिवल की वजह से ये बड़ा बदलाव किया गया है। 23 नवंबर की जगह अब राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। अदिति, अब जल्दी से जरा राजस्थान के समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का तो जिक्र हम कर ही रहे, हिंदुत्व की कार्ड पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस वक्त खेल रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन इस वक्त राजस्थान में क्या स्थिति, क्या वो पैमाना है जिस पर राजस्थान, माफ कीजिएगा, कांग्रेस खेल रही है राजस्थान में और साथ ही बीजेपी खेल रही है? क्या वो एक्स फैक्टर है? देखिए, एक्स फैक्टर है नए चेहरे, एक्स फैक्टर है जिताऊ उम्मीदवारी। कैसे भी हो, आपने बीजेपी की पहली लिस्ट देखी, बीजेपी को मध्य प्रदेश में जब उन्होंने पहली लिस्ट दी थी तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, वो भी परिवर्तन यात्रा के दौरान। उसके बावजूद में भी वही प्रयोग राजस्थान में किया गया। 41 सीटें आई, बहुत ज़रूरी है ये समझना। जो 41 की पहली लिस्ट आई है उसमें से 31 वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं, 9 इंडिपेंडेंट हैं और 1 बीजेपी का था। इसलिए ये डी कैटेगरी लिस्ट थी बीजेपी के लिए और A कैटेगरी सीटें थी कांग्रेस के लिए। ये समझना ज़रूरी है कि पहली लिस्ट में उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से हम अपनी मुश्किल सीटों पे अपने सबसे दमदार चेहरों को उतार रहे हैं, यानी कि हम मेंटली कितने तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस हिला है। दूसरी बड़ी बात है, अब खेल शुरू होगा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट A कैटेगरी D कैटेगरी की निकालना चाहती है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस अपनी मुश्किल सीटों पर किसको उतारती है, क्या कांग्रेस भी इस तरह का प्रयोग करती है, कौन नए चेहरे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक प्रॉब्लम है दोनों ही पार्टियों की, वो ये है कि जिन जिन की टिकट कटी है उन्होंने विरोध के स्वर ठोक के दे दिए हैं। किसी ने कहा है कि मेरी वजह से भाजपा है, जैसे राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा से, जिनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लड़ाया गया, मामन यादव जो कि तिजारा से हैं, जिनके सामने जो बाबा को लड़ाया जा रहा है, बाबा बालकनाथ को। तो अब सारे ही लोग जो भाजपा से लड़ते उन्होंने नाराजगी जताई है। मैंने ये पूछा भी भाजपा के लोगों से कि क्या आपको नहीं लगता कि अंदरूनी खींचतान इतनी ज़्यादा है कि आप सीटें हार जाएंगे? तो उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी में शुरू में विरोध होता है, लेकिन पार्टी में एक डिसिप्लिन है और वो विरोध को कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर लिया जाएगा। नाराजगी है लेकिन उसको कंट्रोल कर ली जाएगी। लेकिन बी और कांग्रेस के साथ भी ये है, क्योंकि सर्वे में आया है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट कटे एमएलएस की, तब जाके आप सरकार वापस बना पाएंगे, वरना एमएलएस की एंटी इनकम्बेंट की नाराजगी बहुत। अदिति, इसका असर तो जो क्षेत्र है वहां पे भी पड़ेगा। मान लीजिए अगर बीजेपी इस नई रणनीति एक्स फैक्टर को लेकर उतर भी जाती है, सांसदों को उतार रही है, लेकिन जो वहां के लोकलाइट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, वो तो उन विधायकों पर ही निर्भर करते रहे या उनके चेहरे पर मतदान करते रहे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्षेत्र में ये चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी राजस्थान में? जैसे शिखा, हम ये कहते हैं ना कि 2014 के बाद राजनीति के तौर तरीके बदल गए, राजनीति की दिशा दशा हवाएं बदल गई 2014 के बाद। ठीक वैसे ही आपको बता दूं कि अब वोटर का वोटिंग प्रक्रिया बदल गई। वोटर क्या सोचता है और बूथ पर क्या करेगा आप समझ नहीं पाते। वोटर, अगर आप
शिखा आप खुद जाएंगी और ये पूछेंगे आप किस पार्टी को वोट करेंगे, तो हो सकता है वो बोल आपको कुछ भी दे, वो ये समझ के बोलते हैं कि आपका झुकाव या आपका तरीका या आप क्या सुनना चाहते हैं या आपकी रियलिटी क्या है, लेकिन वो वोट किसको देगा। तो बात यह है कि वोटर को भी नयापन चाहिए, वोटर को भी ईमानदार चेहरे चाहिए, वोटर को भी प्रयोग चाहिए, वोटर को भी वैसे लोग चाहिए जो उनको सपोर्ट करें। हमारी जब एमएलए से नाराजगी होती है तो हम कभी भी नहीं उस 5 साल उस एमएलए को रखते हैं। तो आपका जो सवाल है, भले ही जिनकी टिकट कटी है वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम सामने वाले को हरा देंगे, भले ही उनके समर्थक वोटर अगेंस्ट में चले जाएं, लेकिन बाकी सारे वोटर्स क्या सोचते हैं, वो कमल को देना चाहते हैं या अशोक गहलोत के हाथ के निशान को देना चाहते हैं कांग्रेस के, ये उस वोटर पे डिपेंड करता है। हालांकि जब आप फर्ज कीजिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे बड़े व्यक्तित्व, क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री रहे हुए हैं, केंद्र में INB मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनके सामने राजपाल सिंह शेखावत जिनकी टिकट कटी है, उन्होंने साफ स्वर में कह दिया कि मेरी टिकट काटी, मैंने भाजपा को खड़ा किया। फर्ज कीजिए वो 5 से 7 हज़ार वोट अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। लेकिन अब बीजेपी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है और वो कह रही है कि हम ये तमाम जो नाराजगी हैं इसको गायब कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल राजपाल सिंह शेखावत फिनेंस के मास्टर हैं, जब GST लागू की गई थी तब राजपाल सिंह शेखावत उस कमेटी के सदस्य थे, अरुण जेटली के साथ काम करते थे। तो संभवतः दिल्ली उनको कोई एक बड़ी पोस्ट दिल्ली में फिनेंस डिपार्टमेंट में दे सकती है, क्योंकि बीजेपी को पता है नाराज लोगों को बैलेंस कैसे करना है। तो चुनौती दोनों ही पार्टियों में है कि नाराज विधायक जिनकी टिकट कट रही है उनको कैसे बैलेंस करना है। उसमें बीजेपी के हाथ ज्यादा साफ हैं बजाय के कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस कई बार बैलेंस नहीं कर पाती और ये चुनौती दोनों ही पार्टियों में है। अगर वो नहीं बैलेंस कर पाए तो अक्सर हम सामने वाले से मात नहीं खाते, हम अपने घर में विरोधियों से मात खा जाते हैं, और ये चुनाव में आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिलेगा। आखिरी बात ये कहूंगी कि यही बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे की टिकट कटनी थी, रमन सिंह की टिकट कटनी थी, एंड टाइम में उन दोनों को टिकट दी गई, क्योंकि बीजेपी तैयार नहीं थी कि हम किसी भी तरह के विरोध का सामना कर सकेंगे। जी चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के